हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज अगर हम आज की डेट बात करें तो आज हमारा 24 फरवरी आपका न्यूज़ है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो हमारे हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ था 68 पीटी, क्योंकि इसके बाद मैं पहली बार मैं जुड़ा हूँ। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है चीज़ें, जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस था। बाकी एसए के टॉपिक पर भी सेशन होगा हमारा। तो अभी 68 का जो क्वेश्चन आया जिसमें से लगभग 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट सीधा न्यूज़पेपर से था, इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो गया है। और बाकी अगर हम निबंध की अगर बात करें हम, कि बीपीएससी के मेंस में एक नया टॉपिक अभी हाल ही में जो सिलेबस चेंज हुए हैं, एक नया टॉपिक जुड़ा है इससे, निबंध जिसको बोलते हैं हिंदी में। निबंध के जो टॉपिक्स हैं वो आपको करंट अफेयर्स से ही कोरिलेट हो रहा है। जब तक आप करंट अफेयर से पकड़ नहीं बनाएंगे, ताकि बीपीएससी मेंस की अगर बात करें तो आपका हिस्ट्री सेक्शन छोड़ के बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री दो सेक्शंस छोड़ के आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टॉपिक्स की जहाँ तक अगर बात करें तो अगर आप निबंध में लिखते हैं तो कंटेंट के रूप में आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी। 500 से 600 शब्द में लिखना है। इसमें में 5 से 6 जैसे अगर बात करें हम, तो यूपी पीसीएस में भी अभी हाल ही में ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो वहाँ भी अगर बात करें तो वहाँ भी निबंध ऐसे कि अगर हम थोड़ा सा दो मिनट समय लेंगे इसमें, तो ऐसे वहाँ भी जो यूपी पीसीएस में जो हमारा है वहाँ भी 3 ऐसे पूछे जाते हैं। बिहार पीसीएस में भी आपको 3 ऐसे लिखने हैं। तो दोनों का सिलेबस सेम है। अगर यहाँ तक अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको। यूपीएससी में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। जिसमें से यूपीएससी की अगर बात करें हम, तो यूपीएससी में आपको 1000 से 1200 शब्द में लिखना होता है। और यूपी पीसीएस की बात करें तो आपको यूपी पीसीएस में आपको 500 से 600 वर्ड में ऐसे लिखना होता है, जिसमें से 3 ऐसे लिखना है आपको। वही बीपीएससी में भी सेम है कि 3 ही ऐसे लिखना है बीपीएससी में। 2 आपको करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे रहेंगे, अलग अलग टॉपिक, सोशल इशू, मान लीजिए सोशल इशू होगा, पॉलिटिकल है, आईआर है, साइंस टेक है, सब टॉपिक से रहेगा। 4 4 क्वेश्चन में से एक एक लिखना है। 2 उधर, एक बिहार स्पेशल से, तीन टॉपिक पे आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन बनाना है निबंध में। टोटल 3 निबंध लिखना है। तो ये निबंध लिखा के लिए टॉपिक कहाँ से आएंगे? तो अगर करंट अफेयर्स के लिए अगर बात करें तो आपको न्यूज़पेपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि अगर बात करें पीटी के, तो पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अभी हाल ही में अगर बात करें हम, तो 68 पीटी जो हुआ है उसमें 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डायरेक्ट सीधे सीधे न्यूज़पेपर से आए हैं। तो ये हो गया आपको। और जहाँ तक मेंस की बात करें, मेंस के लिए आपको कंटेंट का अभी से नोट्स बनाने की ज़रूरत है हर टॉपिक से। तो इसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको एक मार्केट से हर मंथ एक मैगजीन लेना पड़ेगा। उसका नाम है क्रॉनिकल। मेंस स्पेशल होगा ये। मेंस स्पेशल के लिए आपको कम से कम एक मंथली मैगजीन क्रॉनिकल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस आपका जो 69 का जो आगामी मेंस की अगर हम बात करें, तो आगामी मेंस आपका होने जा रहा है, ये दिसंबर में होगा। 69 का जो मेंस की बात करें, 69th का ये दिसंबर मेंस होगा, क्योंकि जो 67 का जो शेड्यूल गया था उसी शेड्यूल के साथ फॉलो होगी ये। 68 का जो मेंस अभी आगामी जो है, ये आपका 12 मई से होगी 100%। क्योंकि कल जो कैलेंडर जारी हुआ है बीपीएससी का न्यू कैलेंडर, उसमें भी दिया गया, इससे पहले भी दिया गया था। तो 12 मई को प्रस्तावित है, ये 100% ये होगा 12 मई से मेंस। इसलिए मेंस में लगे आप लोग। जहाँ तक अगर निबंध की बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार कंटिन्यू अब से स्टार्ट हुई है, तो अब कंटिन्यू चलेगी ये सेशन हम लोगों का। बाकी अगर आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च होगा हमारा। इंग्लिश मीडियम की भी हम लोग प्रयास है कि इंग्लिश मीडियम में भी आंसर राइटिंग शुरू होगा। बाकी हमारी जो क्लास है, तो इंग्लिश मीडियम की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और यहाँ तक मेंस का ऑफलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश या इंग्लिश क्लास होगी स्टार्ट वहाँ बोरिंग रोड में। चलिए, तो फिलहाल हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करता हूँ। बाकी ये चीज़ें तो सेशन चलता रहेगा, उस बीच बीच में आपको हम टिप्स देते रहेंगे चीज़ें कि करना क्या है निबंध का। और जहाँ तक बात की निबंध के, हम लोग एक अलग से स्पेशल से एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसमें कि आपको निबंध लिखने की प्रक्रिया बताई जाएगी। उसमें हम लोग सेशन भी लाएंगे यूट्यूब पर आपको। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे निबंध पे लगभग 200 टॉपिक पे हम लोग निबंध तैयार करेंगे चीज़ें, और वो आएगा चीज़ें, सेशन लगातार देखने को मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए हम लोग आज का जो सेशन है उसमें मैं टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं चीज़ें। आज का जो न्यूज़ है पीटी और मेंस की तरह दोनों के आधार पे हम बात करेंगे चीज़ें। उसको आप कृपया, अभी तक आप जो भी लोगों ने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको पीटी के लेके, मेंस के लेके, यूपी पीएस यूपीएससी। अब तो हम लोग यूपी पीएस और यूपीएससी दोनों का कंबाइंड एक
रिवाइज क्लास स्टार्ट होने हो सकता है, होली के बाद स्टार्ट हो हम लोग का। चलिए, तो हम लोग टॉपिक डिस्कस करें। तो आज के टॉपिक से अगर बात करें तो आपका प्रत्यारोपण के लिए अंगों को, ये साइंस टेक का है, पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा ड्रोन। ये ड्रोन आपका जो है, ये टॉपिक अगर बात करें ये साइंस टेक का है, तो जानकारी साइंस टेक को होना चाहिए कि टॉपिक में क्या चल क्या रहा है। तो दान में मिले जो अंग मिलता है, दान में जो दिया जाता है मानव अंगों, जो प्रत्यारोपण है मानव अंग का, के लिए तय सीमा के भीतर जो है सो जो एक ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में ड्रोन जो है सो एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि ड्रोन के एक बड़े पैमाने पर उपयोग पर विचार किया जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली एम्स और उसके जर्जर सेंटर पर बीच ड्रोन का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने और एम्बुलेंस की जरूरत हो जाएगी खत्म। सही बात है। 65 वर्ष से अधिक जो उम्र के जो वृद्ध लोग होंगे, उनके लिए अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण करने के लिए छूट दी गई है। बाकी अगर बात करें तो 5 से 10 हज़ार रुपये की फीस ली जाती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। जो पैसा लिया जाता है तो उसको खत्म कर दिया गया। इससे बहुत ही फायदा होने जा रहा है। उसके लिए मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चुनौतियाँ थी, समझिए इसको कि चुनौतियां कौन कौन सी थी, उसको खत्म किया जा रहा है। मतलब एक स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि दान में जो मिले मानव अंगों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। इस दौरान पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इसके बावजूद एम्बुलेंस से अंग को तय समय के भीतर पहुंचाने की चुनौती बनी रहती है। लेकिन ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, इस सारा का समाधान हो जाएगा। इसके लिए ड्रोन को विशेष उपकरणों से लैस करना होगा। साथ ही अंग प्रत्यारोपण की सुविधा वाले सभी अस्पतालों को ड्रोन से जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत एक फायदेमंद है। अब है कि भारतीय मूल के अजय बंगा, देखिए ये आपका पीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीवीआई क्वेश्चन होगा। ये आगामी जो भी पीटी आप अगर देते हैं, 69 का पीटी, अभी तो सितंबर में यूपीपीएस का पीटी, दरोगा का पीटी, जो भी आप पीटी देते हैं सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय मूल के अजय बंगा जो हैं वो हमारे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बनाए जाएंगे। ये घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो गया है। ये कहाँ है, तो भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका जो है अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित कर रहा है। तो ये आपका पीटी, ये अजय बंगा जो थे, इनके बारे में जान लें। ये कौन है, तो इनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अभी वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है। ये कौन है, अभी वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है। इससे पहले का वह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रह चुके हैं। बहुत ही ये आपका पीटी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज था कि अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इसको आप नोट्स कर लेंगे चाहिए कि जो भी एग्जाम होगा आगे आपको सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में, ताकि याद रहेगा तो आपको बनाने में आसानी होगा। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए भारतीय उद्योग भी जिम्मेदार। हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनका कहना है कि 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार $100 के पार रहा है। देखें, बात कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जी ने, जो हमारे जयशंकर, उनका कहना है कि व्यापार संतुलन के लिए सीधे तौर पर भारतीय कंपनी भी जिम्मेदार है। भारत का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कह रहा है कि कॉरपोरेट जगत ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं विकसित कर सका है जिससे हमें मदद मिलती। उन्हें कहा कि वह देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता जिनके मूल में ही आतंकवाद है। कहना है जयशंकर जो विदेश मंत्री, कि कोई भी देश अगर अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता है और समृद्ध नहीं हो सकता यदि उसकी बुनियादी उद्योग ही आतंकवाद है। इन्हें कहा इशारा पाकिस्तान की ओर था। क्या भारत पाक की मदद करेगा, मतलब पाकिस्तान की मदद करेगा? इस सवाल पर जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि इस पर फैसले से पहले देश की जन भावनाओं को देखेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान के बीच एक मुख्य मुद्दा है। अगर यहाँ पे कहा, उनका भी ये भी कहना है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। कहा कि आज हमारी छवि एक ऐसे देश की है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। G20 फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स समिट में उन्होंने कहा कि भारत काफ़ी संयम रखने वाला देश है और यह ऐसा देश नहीं है जो दूसरों से लड़ता रहता है। लेकिन यह ऐसा देश भी नहीं है कि जिस पर दबाव बनाया जा सके, उसे पीछे से धकेला जा सके। यह ऐसा देश है जो अपनी सीमा को किसी को लांघने नहीं देगा। उन्हें यह भी कहा कि कुछ वर्षों से हमारी पश्चिमी सीमा पर परीक्षा ली जा रही है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें इस बार अलग है। हमें उत्तरी सीमा पर भी परखा जा रहा है। भारत इससे कैसे निपटेगा, यह हमारी ताकत को प्रदर्शित करेगा। रूस यूक्रेन मामले में हम पर दबाव आए, हमारे स्वतंत्र भाव को परखने का प्रयास किया गया। हमें दुनिया में स्वतंत्र और दूसरे
के अधिकारों के लिए खड़े रहने वाले देशों में के रूप में देखा जा रहा है, और इसके साथ ही हम अन्य देशों की आवाज़ भी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि डाटा गोपनीयता और सुरक्षा डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, जो विदेश मंत्री है, कि जो डाटा सुरक्षा है और डाटा प्रोटेक्शन, जो गोपनीयता डिजिटल जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां बन गई है अभी के समय में। इनसे जुड़े मुद्दों पर G20 बैठक के दौरान समाधान किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि G20 बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी और विश्व मंच पर इसके प्रभाव जैसी कारकों ने तनाव की नई परतें जमा दी हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा न्यूज़ था। आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए बनेगा 6 योजनाओं का रोड मैप। क्या बनेगा, तो बात करते हैं कि मोदी सरकार ने, हमारा जो वर्तमान सरकार है, बजट पेश करने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं की क्षमता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से कसरत शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिसमें 6 योजनाओं को खास तौर पर तैयारी शुरू करने की तैयारी है। इन्हें सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए विशेष विशेषज्ञ के पैनल बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको बजट में जो घोषित योजना पे प्रयास किया जाएगा, कौन कौन सा है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया यूनिट डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की घोषणा की गई थी। अब इन योजनाओं पर अमल के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, उच्च विभाग और स्कूली शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहले सरकार की है। अब यहाँ है आपका, विशिष्ट नंबरों से आसानी से मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में आसानी से मुफ्त में जनता तक पहुँचाने के लिए एक और पहल किया है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों का अब न्यूट्रल साइटेशन जारी किया जाएगा। इसमें फैसले विशिष्ट नंबरों से जारी होगा और उन्हें आसानी से ऑनलाइन मुफ्त में कभी भी और कहीं भी देखा जा या ढूंढा जा सकता है। ये साइटेशन कोर्ट द्वारा मंजूरी सही, सटीक और विश्वसनीय होंगे और इनका कोर्ट में हवाला दिया जा सकेगा। क्या अब ये समझेंगे कि है क्या है न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये पीटी का हो सकता है क्वेश्चन। अभी आपको आगामी यूपीपीएस का भी पीटी है, यूपीएससी का भी पीटी है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम, ये आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में देखने को मिलेगा बाद में आपको, इसलिए यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है, उसको नोट्स करने की जरूरत है कि न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विशेष नंबरों से जारी होंगे। जैसे उदाहरणों के लिए किसी फैसले का नंबर INSC 2023-15 हो सकता है, जिसमें IN का मतलब होता है इंडिया, SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। 2023 फैसले का वर्ष बताता है, 15 नंबर उस पेज के लिए है। अभी ऐसे ही SCC लॉ रिपोर्ट या अन्य फैसलों के साइटेशन के लिए दिए जाते हैं जो प्राइवेट प्रकाशक है, जिनमें अब छपे फैसले के साइटेशन देखने के लिए या तो आपको साइटेशन की किताबें खरीदनी होगी या फिर किसी विधि लाइब्रेरी में जाकर देखना होगा, जहाँ पर साइटेशन का किताब उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यूट्रल साइटेशन में ये फैसले ऑनलाइन और मुफ्त उपलब्ध होंगे। चलिए आगे की अगर बात करें हम, तो आगे का जो हमारा न्यूज है, कि G20 के प्रतिनिधियों को बताया सनातन संस्कृति का महत्व। अभी G20 के प्रतिनिधि चल रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो में आयोजित G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में भारत ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का सनातन संस्कृति का महत्व समझाया। उन्होंने ये बताया कि योग, ध्यान और सनातन परंपरा ने भारत को विश्व गुरु बनाया है। केंद्रीय सामाजिक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, G20 सम्मेलन के एजेंडे में संस्कृति को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जो विश्व के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों के निपटने के लिए भी आवश्यक है। संस्कृति का यह एकीकरण सांस्कृतिक आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। यह अंतर सांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का G20 संस्कृति ट्रैक सतत जीवन के लिए एक अभियान के रूप में जीवन के लिए संस्कृति के विचार पर बनाया गया है। वर्ष 2023 जो है G20 की थीम भारत विश्व के सभी के लिए एक अस्थायी, समग्र और जिम्मेदारी से न्यायपूर्ण उचित विकास के लिए प्रयास करने का शक्तिशाली संदेश देती है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत ही अच्छा न्यूज होगा आपके लिए, बहुत अच्छी एक पहल है। अब है यहाँ पे संरक्षण से ही संभव समाधान के बारे में इसको पढ़ना जरूरी है। ऊर्जा हमारे लिए आजकल कितना जरूरी हो गया है। अभी समूचा जो विश्व है, विश्व जो है महंगाई और ऊर्जा संकट से त्रस्त है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। हम अपनी ईंधन और ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और क्या है कि यूक्रेन और रसिया युद्धों को 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान समूचे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। इस युद्ध के कारण यूरोप बिजली, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत
में बिजली की मांग चालू वित्त वर्ष में लगभग 7% से बढ़कर 1480 अरब यूनिट पहुंचे जाने का अनुमान है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी इकरा ने यह अनुमान बताते हुए उन्होंने बताया है, जारी किया है कि वित्त वर्ष 21-22 में अखिल भारतीय स्तर पर बिजली की मांग 1380 अरब यूनिट रहा था, जबकि भारत लगभग 200 गीगावाट बिजली यानी लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाला पॉइंट से करता है। परंतु अधिकांश प्लांट्स बढ़ती हुई बिजली की मांग और कोयले की कमी की वजह से कम बिजली आपूर्ति कर पा रहा है। देश में कोयले से चलने वाले बिजली प्लांट्स के पास पिछले 9 वर्षों में सबसे कम कोयले का भंडार बचा हुआ है। कोयला मतलब इसका मतलब कोयला खत्म होने जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े कोयला आयातक जो है भारत ने पिछले कुछ वर्षों से निरंतर अपना आयात घटाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इस दौरान घरेलू कोयला आपूर्तिकर्ताओं ने उतनी तेजी से अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया है। इससे सप्लाई गैप पैदा हुआ। अब इस गैप को सरकार जो है चाहकर भी नहीं भर सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत $400 यानी 30,000 रुपये प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश में लगभग 20 करोड़ टन कोयला इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है, परंतु 2021 के बाद इन देशों से आयात घटना शुरू हो गया है और अब भी इन देशों से आयात दुष्प्रभावित है, मतलब आयात नहीं हो रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग अगर बात करें तो किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए, देखिए ये आपको मेंस में टॉपिक में आएगा, ऊर्जा की अगर टॉपिक आएगा स्टैटिस्टिक वगैरह में तो ऊर्जा के बारे में, तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या कि किसी भी देश समझना जरूरी है, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए उस ऊर्जा का सतत और निर्बाध प्रवाह बहुत जरूरी है। देश में प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत वहाँ के जीवन स्तर का सूचक माना जा सकता है। इस दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान काफ़ी नीचे है, काफ़ी क्या है, नीचे है। और देश की जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के उपयोग के लिए और विकास को गति देने के लिए हमारी ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इस चीज़ को आप पूरा पढ़ लेंगे चाहिए। बहुत सारे ये मेंस का टॉपिक आएगा, निबंध का टॉपिक आएगा ये। अब ये कहा जा रहा है कि बजट के अवसर में भी इसके साथ सुरक्षा भी, पर पीएम साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत में 500 गीगावाट पार मतलब 5 लाख मेगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली क्षमता पेट्रोल डीजल कोयला से परे हासिल करके रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश बजट भारत का वैश्विक ग्रीन एनर्जी बाजार में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ग्रीन कोर्स पर विभिन्न मंत्रालयों सभी हितधारकों के साथ गुरुवार को आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में अवसर के साथ भविष्य की सुरक्षा भी समाहित है। बजट के प्रमुख बिंदुओं से संबंधित 12 वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ है कि भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति पर 3 प्रमुख स्तंभ है, इसको समझने की जरूरत है। 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन सा है? इनमें रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से बढ़ना शामिल है। इस रणनीति के तहत क्या होगा? एथनॉल मिशन, पीएम कुसुम योजना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, रूफ टॉप सोलर स्कीम, और बात करें आगे क्या है तो कोल गैसिफिकेशन, बैटरी स्टोरेज जैसी घोषणाएं पहले के बजट में की गई है। इस साल के बजट में भी उद्योग के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम PRNM प्रणाम योजना है। ये आपको पूछा जा सकता है प्रणाम योजना क्या है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रणाम योजना है क्या है? ये गाँवों के लिए गोवर्धन योजना है को, तो शहरी क्षेत्रों के लिए वाहन कवाड़ नीति भी है। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी बल दिया गया है। संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने भी सभी हितधारकों से ये भी कहा है कि मीडिया में चर्चा इस पर नहीं भटकनी चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर केंद्रित होना चाहिए कि बजट की एक चीज़ को अच्छे तरीके से लागू करने और ग्रीन ग्रोथ को सुनिश्चित किया जाए। देखिए यहाँ पे जो माला पास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट जो है हमारे माला पास, डेविड माला पास, उन्होंने कहा कि मंदी के दौरान भी ठोस विकास बनाए रखने पर भारत की सराहना की और कारोबारों के अनुकूल वातावरण में सुधार करने वो ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया। मालपास G20 के बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पे आए हुए हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस किया आप लोगों के सामने, और इस आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी उम्मीद जगेगी और इसे समय लगता है हमें भी कि चलो उसका कुछ निकल के आया। ऐसे भी चीज़ें आप लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च जाता नहीं है, ठीक है। इसको जरूर आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अभी आपका ऐसे का भी सेशन होगा, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा, उसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा चीज़ें। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तब तक। और आप लोगों को यही कहना चाहेंगे लास्ट में भी कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ताकि चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।